नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल वोटिंग होगी और 58 सीटों का हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। तैयारियां चुनाव आयोग जो है पूरी कर चुका है। पोलिंग पार्टियां आज मैदान में जो है निकल चुकी हैं, रवाना हो चुकी हैं और 623 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो दांव पर है। 2,27,00,000 मतदाता जो हैं उनकी वो फैसला करेंगे उन्हें किसे चुनना है, किसे वो मौका दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो अगर आप इस विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इन 58 विधानसभाओं के, तो आपकी ये पहली जिम्मेदारी है कि आप जाकर वोट जरूर कास्ट करें, अपना वोट जरूर दें। और योगी सरकार के मंत्रियों की किस्मत जो है वो भी पहले चरण के चुनाव में दांव पर लगी हुई है। इनमें 3 कैबिनेट मंत्री, नाम आपको बता दें। सुरेश राणा गन्ना मंत्री, कल हम जैसे आपको जानकारी दे रहे हैं, गन्ना मंत्री हैं, कल गन्ना खाते हुए नजर आए थे। अब इनकी भी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री, काफी अच्छा पिछली बार के चुनाव की जब हम बात करें तो नतीजा रहा और उस हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, लेकिन अब जीतेंगे, सरकार अगर रिपीट होती है तो क्या मौका मिलेगा, सवाल है। लक्ष्मी नारायण चौधरी पशुपालन मंत्री, किस्मत का इनका भी फैसला जो है कल जनता करने वाली है। इन्हें वोट देती है नहीं देती, जनता तय करेगी। कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चुनावी मैदान में है, कल जनता वोट करेगी इनके लिए भी। अतुल गर्ग राज्य मंत्री, तो इनकी किस्मत भी जो है वो तय करेंगे आप लोग। और अपने आप जब कोई मंत्री, अनिल शर्मा राज्य मंत्री चुनावी मैदान में होता है तो वो अपने आप वीआईपी सीट हो जाती है और निगाहें ज्यादा होती है लोगों की कि वो अपनी सीट बचा पाते हैं नहीं। संदीप सिंह राज्य मंत्री हैं, आप जानते हैं, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पोते हैं और अलीगढ़ में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। जीएस धर्मेश राज्य मंत्री हैं, तो इनकी किस्मत का फैसला भी जनता ही करेगी। वो क्या चुनती है, क्या सोचती है, ये आप तय करेंगे। अब आपको बताते हैं कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीट है जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। तो शुरुआत हम करते हैं, क्योंकि 58 सीटें 11 जिलों की हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। शामली से 3 सीटें जिस पर मतदान होना है और आप तय करेंगे आप किसे मौका देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले का, जो कि गौतम बुद्ध नगर है। 3 सीटें यहां पर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो नोएडा सबसे ज़्यादा जहन में आता है, जहां पर पंकज सिंह और पंखुड़ी पाठक 2 प्रत्याशी मैदान में, माना जा रहा कड़ा मुकाबला। गाजियाबाद की बात करेंगे तो विधानसभा की 5 सीटें, और गाजियाबाद भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री आते हैं, अखिलेश यादव आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, प्रियंका गांधी जाती हैं, तो अपने आप में ज़्यादा निगाहें हैं। हापुड़ जिले की 3 सीटों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हापुड़ किस पर मेहरबान होता है। उसके बाद बात करेंगे अगले जिला बुलंदशहर, विधानसभा की 7 सीटें। बुलंदशहर में ही आपने देखा पिछले दिनों अखिलेश यादव प्रचार प्रसार कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सामने से आती हैं, जयंत चौधरी भी थे साथ में, तो वो तस्वीर बहुत वायरल हुई और फिर मुख्यमंत्री ने कई बार प्रचार प्रसार जो है बुलंदशहर में किया। अलीगढ़ की बात करें, विधानसभा की 60 सीटें, माना जाता है कि अलीगढ़ में बीजेपी का अच्छा वोट बैंक है, अच्छा दबदबा है, क्या इस बार वो बरकरार रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले का, मथुरा विधानसभा की 5 सीटें। ये भी माना जाता है कि मथुरा में अच्छा होल्ड है बीजेपी का, तो ये वाकई देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर इस बार क्या सेम नतीजे रिपीट होते हैं। आगरा की बात करें, विधानसभा की 9 सीटें। आगरा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस वक्त प्रचार प्रसार वहाँ पर भी जोरों से हुआ, आपने सुना तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को। मुजफ्फरनगर विधानसभा की 6 सीटें। मुजफ्फरनगर के दंगे बार बार चर्चा में हैं और मुजफ्फरनगर क्या फैसला लेगा, ये मुजफ्फरनगर तय करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले का, जो कि बागपत विधानसभा की 3 सीटें। बागपत स्ट्रॉन्ग जाट बेल्ट माना जाता है, उस लिहाज से क्या किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा, ये एक सवाल है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में माना जा रहा है कि इस बार महत्वपूर्ण है। मेरठ विधानसभा की 7 सीटें। और मेरठ की जब हम बात करते हैं तो मेरठ की जमीन बहुत कुछ तय करती है, विशेष तौर पर हस्तिनापुर जो विधानसभा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मथुरा से नितिन गौतम, नोएडा से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले नितिन आपसे शुरुआत करती हूँ मथुरा से, क्या वहां पर माहौल है, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि अब तो वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये मानिए 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, वोट डाले जाने हैं कल।
देखिए, मेनका पहले तो अपने दर्शकों में बता दें कि अभी जो फिलहाल स्थिति है वो इंद्र की मेहरबानी, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 10 मार्च आते आते ठंडा हो जाएगा, तो कहा जा सकता है कि कान्हा की नगरी से जिस तरीके से जो राजनीतिक सरगर्मी कल तक के बनी हुई थी, अब वो इंद्र की मेहरबानी से जो ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बरसात लगातार हो रही है और पूरा जो है जनजीवन जो है पूरा जो था वो पूरा परिवर्तित हो गया है। तो कहा जा सकता है कि जो ठंडे की बात आ रही थी और गर्मी की बात आ रही थी, तो वो इंद्र ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और बात करें अगर मथुरा विधानसभा क्षेत्र की, तो मथुरा में 5 सीटें हैं जिसपे करीब 55 प्रत्याशी और 18,71,000 जो मतदाता हैं वो उनके भाग्य का फैसला करेंगे। 1104 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मथुरा सीट पर जो है 15 प्रत्याशी हैं, जिनमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हैं, तो वहीं 4 बार के विधायक कांग्रेस से प्रदीप माथुर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मथुरा का जो चुनाव है वो काफी रोमांचक है। साथ ही अगर हम बात करें तो मथुरा की जो छाता विधानसभा सीट है, इस पर लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भाग्य आजमा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो मथुरा का मुकाबला जो है काफी रोमांचक है। और मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा जो सीट है सबसे ज्यादा चर्चित सीट है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लगातार उन्होंने प्रचार किया है, केंद्र की और राज्य सरकार की जो योजनाएं जिनसे लाभ हुआ है जनता को, उन्होंने उनके बीच में लेकर गए हैं और एक बार फिर उन्होंने अपनी जीत की कामना जो है मतदाताओं से करी है। तो कहा जा सकता है कि मथुरा का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होगा। और इसके साथ जो सबसे ज्यादा चर्चित अगर सीट है तो मथुरा की माड विधानसभा सीट है। यहाँ पर 8 बार के मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और संजय लाठर एमएलसी वहां से सपा से प्रत्याशी है। तो कहा जा सकता है कि कड़ा और दिलचस्प मुकाबला है मथुरा में इस बार। जी बिल्कुल। हम वृंदावन, छाता, मांट, उसके बाद हम गोवर्धन और बलदेव का जिक्र करेंगे। जिस तरह से आपने जानकारी दी, मथुरा की हम बात करते हैं। नोएडा से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि गौतम बुद्ध नगर के बारे में भी जानेंगे। और उसकी 3 विधानसभा सीटें नोएडा, दादरी और जेवर। जेवर बहुत ज्यादा चर्चा में, अवतार सिंह भड़ाना के नाम सामने आने के बाद से। मैं बात करूंगी हिमांशु से, लेकिन जिस तरह से नितिन आप जानकारी भी दे रहे थे, जब हम मथुरा की बात करते हैं, गोवर्धन पर भी उसी तरह से मुकाबला है। मैं देख रही हूँ मेघा श्याम सिंह और प्रीतम सिंह के बीच में, या फिर हम बलदेव की बात करें पूरन प्रकाश या फिर बबीता कुमारी के बीच में। जी देखिए, अगर बात करें मथुरा के चुनाव की ओवरऑल, तो उसमें कहा जा सकता है कि पिछली बार भाजपा ने 4 सीटों पर विजय हासिल करी थी। मार्च विधानसभा जो सीट थी उस पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तो कहा जा सकता है कि इस बार भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है कि वो अपनी 4 सीटें बचा पाती है कि नहीं बचा पाती। लेकिन अगर बात करें जो अभी तक के जो सामने आए लोगों से रुझान आज सामने आए, उसके अनुसार अगर बात करें तो गोवर्धन सीट पर जो भाजपा प्रत्याशी जो है ठाकुर मेघश्याम सिंह वो बढ़त बनाए हुए हैं। राजकुमार जो रावत हैं बसपा के प्रत्याशी, उनसे उनका कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। तो वहीं अगर बलदेव की बात मानी जाए तो इस बार जो है जो वर्तमान विधायक हैं भाजपा के पूरन प्रकाश, उनका मुकाबला बबीता देवी से जो आरएलडी के गठबंधन की प्रत्याशी हैं, और वो कड़ी मुकाबला जो है टक्कर देती हुई जो है पूरन प्रकाश को नजर आ रही हैं। क्योंकि पूरन प्रकाश का इस क्षेत्र में काफी विरोध है, लेकिन हेमा मालिनी के द्वारा उसे लगातार उस क्षेत्र में भ्रमण किया गया है, प्रचार प्रसार किया गया है, और जो आक्रोशित लोग थे उनको समझाने बुझाने का किया गया है। जाट बेल्ट मानी जाती है, मिनी बागपत माना जाता है बलदेव विधानसभा क्षेत्र, इसलिए हेमा मालिनी ने लगातार प्रचार किया है। और जो जाटों के अंदर जो आक्रोश था, और जाट लैंड के नाम से, मिनी बागपत के नाम से जानी जाती है, और जो जाट इस बार जो भाजपा से मुखर हो रहा था उसको हेमा मालिनी ने साधा है। तो कहा जा सकता है कि इस सब दृष्टिकोण को देखते हुए भाजपा के प्रत्याशी जो हैं आपके पूरन प्रकाश और बबीता के बीच में कड़ा मुकाबला है। और यहाँ पर देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने चारों किले जो हैं उनको कैसे बचा पाती है। तो काफी संघर्ष बचा पाती है या नहीं, क्या किसान आंदोलन का फर्क पड़ता है, या फिर लगता है कि नहीं सरकार जो दावेवादी कर रही है उसके मुताबिक जनता उनके साथ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। कौशाम्बी की सिराथू सीट का जिक्र करेंगे। इस पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट इस विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट में से एक है। विपक्ष लगातार केशव मौर्य की घेराबंदी तेज कर रहा है। आज बीएसपी ने सिराथू सीट पर अपना कैंडिडेट बदल दिया और पार्टी ने जो है संतोष तिवारी को उनका टिकट काटकर मुनसब उस्मानी को उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी खबर। वैसे बहुजन समाज पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, और सबसे चर्चित जो 5वें चरण की कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट, हम जिसका जिक्र करें, प्रत्याशी बदला गया है। बीएसपी ने मुनसब अली को उम्मीदवार बना दिया। इससे पहले इस विधानसभा सीट से संतोष कुमार त्रिपाठी चुनावी मैदान में थे। अरविंद राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अरविंद, क्या कारण रहा प्रत्याशी बदलने का? जी बता दूं कि सिराथू विधानसभा से जो है बसपा ने संतोष त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा था, लेकिन कल एकाएक जो है चेंजिंग हुई। चेंजिंग होने के बाद जो है सिराथू से बसपा ने जो है मुनसब उस्मानी को टिकट देके जो है अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने नामांकन किया है। बता दूं कि सिराथू विधानसभा से
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं बीजेपी से, और कहीं ना कहीं ये सीट हार सीट हो चुकी है। तो हर पार्टी अपने प्रत्याशी को अच्छे तरीके से वहां प्रेजेंट करना चाह रहा है और चारों तरफ से घेराबंदी करके केशव प्रसाद मौर्य को घेरना चाह रहा है। जी, तो कुल मिलाकर गुणागणित इस तरह का बीएसपी ने महसूस किया, उस हिसाब से सीट जो है बदली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यूपी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की जीत तो तय है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, लक्ष्य अटल था, अटल रहेगा। उत्तर प्रदेश में कमल था, कमल रहेगा। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के सपने वाले बयान को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा है कि पहले चरण के मतदान के साथ ही यूपी में एसपी गठबंधन का सफाया होने जा रहा है। चुनाव शुरू हुआ था तब अखिलेश जी को भगवान कृष्ण के सपने आ रहे थे। अब पहला राउंड की वोटिंग हो रही है तो नींद किसकी उड़ी हुई है आपकी? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को पहले सपने आ रहे थे, 400 सीटें उनको दिखाई दे रही थीं। अब नींद भी उनकी ही उड़ी हुई है, क्योंकि सपा का सफाया, सपा गठबंधन का सफाया पहले चरण के मतदान के साथ ही होने जा रहा है। न्यूज 18 के खास इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। बेटियां जो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, बसपा सपा की सरकारों में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का अधिकार दिया है। इसीलिए हम जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर गए। योगी आदित्यनाथ जी ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 साल का लेखा जोखा दिया। आज लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 लाने से पहले उसी स्थल पर जहां आज से 5 साल पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 हम लाए थे, हमने 5 साल की रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, क्योंकि उस समय अमित जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और यहां पर हमारी जितनी सीटें आई वो आप सबके सामने थी। नहीं, बिल्कुल आई, 325 आई और वो सब आंकड़ों को पीछे छोड़ती हुई आई। लेकिन सवाल मेरा यह है, पिछली बार 32 पन्नों का संकल्प पत्र, इस बार 16 पन्नों में सिमट गया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 200 वादे किए थे, इस बार ये वादे 130 हो गए हैं। तो संकल्प पत्र छोटा हो गया है, क्यों? ऐसा नहीं है, अगर आप इसके डिटेल फॉर्मेट में जाओगे तो पहले से बड़ा है। ये उसका छोटा वर्जन है। अगर आप इसमें देखोगे, अब कोई कहेगा जी ये कैसे है, क्या किया है? आप पीछे देखिए, लिखा है भाजपा का संकल्प बनेगा यूपी नंबर 1। कैसे बनेगा? लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के माध्यम से। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।